हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम फिर आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। उसमें हमने हिंदी के पद्य भाग का पाठ 4 हमने पढ़ा था। ए ही ठैया झूली है रानी और रामा। इसके 2 भाग हमने कर चुके थे कि किस तरीके से टुन्नू और उसकी सहेली दुलारी के बीच में वार्तालाप हुआ था और दोनों गाने में एक दूसरे से मायर थे, उसकी चर्चा चल रही थी। 2 भाग हमने पढ़ लिए थे। तीसरा भाग है प्रश्न संख्या आपकी 35 पर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अवारवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपहिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछा, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला। उसमें उसे बड़े प्रयत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित्त आज चंचल हो उठा था अपने प्रति। टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहले ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच बीच में टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। आपने देखा होगा कि टुन्नू दुलारी के लिए एक साड़ी लेके आया था, जिस समय दुलारी ने उसको बड़ा जलील करके घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद उसने अपने आप में एक पश्चाताप महसूस करते हुए साड़ी को गले लगाया, उसको साफ किया, उसके जो कालीमा लग गई थी उसको दूर किया और धीरे धीरे उसको अपने संदूक में सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगी। और जाते हुए टुन्नू को बड़ी धैर्य और नजरों से उसने देखा था। कारण टुन्नू आया, घंटे आध घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर हृदय के कामना प्रकट नहीं कर पाता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। छाया की तरह मतलब जैसे छाया धीरे धीरे जाती है, वो धीरे धीरे खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उस्ताद उन्माद मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक टुन्नू का करुणा हुई। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था। पांडु का मतलब होता पीला, पीले रंग का, जो जैसे किसी का मुंह तर जाता है तो थोड़ा सा रंग पीला हो जाता है। तो पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा, करुणा माने दया भाव आए। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु का आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई वह सब कृत्रिम थी। इस तरीके से उसने जो टुन्नू के प्रति उसको लग रहा था कि आज तक मैंने जो कुछ भी दिखाया वो गलत हो रहा था और इस प्रति अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि हृदय के एक विभूत कोने में टुन्नू का दृढ़ता से स्थापित है और फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। परिणाम से वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार के उलझन से बचने लगी और उन्हें चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट गई। त्यों ही धोतियों को एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देखकर उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्तुओं का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों को दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि के उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों के प्रत्येक कोठरी गूंज गई। यानी जब वो वार्तालाप चल रहा था फेंकू के साथ दुलारी का, तो उसी समय नीचे जहां रहते थे उसके नीचे से इतनी देर के अंदर विदेशी कपड़ों को त्यागने के नारों के साथ एक दल उधर से गुजरा और भारत माता की जय बोलता हुआ वो अग्रसर हुआ। उसी
पर खिड़की में धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, धोती आदि की वर्षा हो रही थी। और देखा कि जब वो निकल रहे थे, चारों ओर खिड़कियों से लोग बाग विदेशी कपड़ों को अपनी खिड़की झरोकों से बाहर फेंक रहे थे। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों ने आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण ये कि अब जितने वस्तुओं का संग्रह हुआ था वे अधिक फटे पुराने थे, परंतु ये जो नया बंडल गिरा उसमें धोतियों के तह तक नहीं खुली थी। आपने देखा होगा जब वो पढ़ाई की जुलूस निकलता जा रहा था, एक चद्दर फैला रखी थी, लोग खिड़की और दरवाजों से उसके अंदर बाकायदा डाल रहे थे। तो परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे कुछ को फटे पुराने पहने हुए कपड़े बाहर डाल रहे थे, लेकिन अचानक ये जो बंडल आके गिरा उसको खोल के देखते आश्चर्य, क्योंकि उसमें तो साड़ियों की तय का मतलब बिल्कुल नए थे। पहनने पर सलवट खुल जाती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नए थे। उनको खोला। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वालों की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाक से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। आप देखिए, केवल उसने खिड़की खोली, बंडल को नीचे गिराया और खिड़की को बंद कर दिया, जबकि नीचे वाले ऊपर देखते रहे कि कौन सी खिड़की से किसने फेंका। जुलूस से शहर से पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटी मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया, क्योंकि उस जुलूस के पीछे पीछे अंग्रेजी अधिकारी जा रहे थे। तो उन्होंने भी, जब उसने फेंका तो फेंकने वाले उस दृश्य को अंग्रेजी अधिकारी ने भी देखा। और जब अंग्रेजी जैसे ताव आता ना, किसी को ताव आता है तो यूं मूंछों पे बल दे करके क्या भी देख लेते, तो उन्होंने मकान के नंबर नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली संगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर फेंको सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे में बैठे बेनी तमोली के सामने एक ध्वनि फेंक दी। आप देखिए, जो ही उसने दोबारा खोला, खिड़की खोली और नीचे सरदार जी देखने के उसको तैयार थे, इतनी देर में एक झलक दुलारी की तो देख ली, लेकिन इतनी देर में जो वहां आया हुआ था फेंको सरदार, उसने उसका एक हाथ से तो उस दुलारी को पकड़ के खिड़की से दूर किया और दूर करने के बाद हाथ दूसरे हाथ से खिड़की को बंद कर दिया ताकि कोई देख। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या कि जो मुखबिर होते हैं जो पुलिस को भेद देते हैं, सूचनाएं देते हैं, उन्होंने इतनी देर में फेंको सरदार को क्या किया, देख लिया। जब फेंको सरदार को देख लिया तो वो झलक उनके दिमाग में हो गई और उन्होंने अपने आला अफसर, आला अधिकारियों को ये चीज बताने लगे। इस दृश्य के बाद फेंको सरदार की चौड़ी और पुष्टपीठ छपाछप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी ढाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी, ये दुलारी ने कहा। उत्कर्ष क्रोध में दुलारी ने नथने फूल गए, उधर फड़क रहा था, आंखों में ज्वाला भी निकल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर ने आंखें चार होते ही झेंपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू और उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। फेंकू सरदार नीचे आ चुका है। आंगन में खड़ी उसकी संगनिया और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा। जब उसने फेंकू सरदार को धक्का देके बाहर निकाला तो उसकी जो सहेलियां वगैरह थी कौतूहल उत्साह से, भाई ऐसा क्या हुआ कि अभी तक तो वार्तालाप कर रहे थे, अब इसको धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुग रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, क्योंकि बटलोही में पानी था, उलट गई तो चूल्हे में पानी गिरने से आग बुझ गई। दुलारी ने दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जली रही थी। पड़ोसियों ने उसको कोठरी से उठाकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचन को जलधारा गिराना प्रारंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। यानी उसके गुस्से को देखकर जो उसकी सहचरी, सहेलियां, पड़ोसन जो भी थी, उसके मीठे मीठे शब्दों के वार्तालाप से उसको ठंडी करने लगी। दुलारी बोली, दुलारी लोग, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आया। हिंगूर की मां ने कहा,
वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगूर की मां की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों से मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो गई, पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर बाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगूर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज वह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहां और किस तरह घटी, कहां हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला वह हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिराई, यानी जो हमेशा क्रोध से लाल रहती थी वहां के, उसमें बादलों की छटा आ गई और आंखों की नम धारा उनसे बहने लगी। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को पहुंचते छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी कुरकशा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग रह गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण का बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुक्का छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और उसके सामने संदूक खोल उसने से टुन्नू वाला दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की वह साड़ी धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगूर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगूर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए उधर से बाहर निकलने तो दरवाजे पर थाने से मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा, दुलारी को थाने जाना होगा, आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। यानी वो गाती थी, लेकिन इस समय वो जो दुख से दुखी थी, उस दुख से वो परेशान हो रही थी। रिपोर्ट को काफी पेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपनी सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार के रिपोर्टर छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसे कुरतते हुए पोते पूछा, क्यों, क्या हुआ? जब इतनी बड़ी बात कहती तो पूछने का तो हक था ही। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो? तो इस तरीके से टुन्नू ने आकर के दुलारी को बताया कि आपको थाने जाना होगा। तो बड़ी सहमी हुई स्थिति से, क्योंकि जबकि तो दुखी थी किसके, टुन्नू के मारे जाने की खबर सुन करके। प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, यह तो आप अपने पन्ने पर पन्ना आलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हो। यह कहां छपेगा और कौन छापेगा, इस पर भी आपने कुछ विचार किया? आपने जो लिखा उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दो तो कल ही अखबार बंद हो जाएगा। संपादक जी, बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। बड़े घर जेल के लिए जो आती है, बड़े घर पहुंचा दिया जाए। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संवाददाता जी की सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? आज हम इतना ही लेंगे इसमें, क्योंकि कल हम इस पाठ के साथ इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपको देंगे। इस तरीके से आप इस पाठ को एक बार अध्ययन करें, पढ़ें। आपको बच्चों एक बार फिर याद दिलाता हूं कि आप टैलेंट में कोई कमी ना रखें, योग्य बने। निरंतर इन क्लासों के माध्यम से आप पढ़े, विषय कोई सा भी हो, लेकिन आपको तैयारी बराबर करनी है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी सेंट लॉरेंस स्कूल की साइट पर कोई भी वीडियो है आपकी क्लास की, उसकी सूचना आप तक आएगी कैसे? इसलिए पहले आप YouTube चैनल को जो सेंट लॉरेंस का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जो ही आपकी क्लास आएगी, आपके यहाँ मोबाइल पे घंटी बजेगी और आपके यहाँ आपको उसकी क्लास निरंतर मिलेगी। पढ़ें, कोशिश करें कि हम निरंतर इसके माध्यम से आपको दें। कब खुलेगी, क्या खुलेगी, स्कूलों की चिंता ना करें। आप अपने अध्ययन से बराबर जुड़े रहें, क्योंकि आपको इन क्लासों को, इन छुट्टियों को कोई नहीं देखेगा जब आपकी बेस्ट परसेंटेज बनेगी, जब सब कह देंगे कि हाँ वास्तव में आपने पढ़ाई की थी। इसलिए पढ़ें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बेटा।